जय हिंद। कंटिन्यू करते हैं अपने बायोलॉजी की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में समझा था। स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे शरीर में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, हड्डियों के बारे में समझा था। इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से कुछ फैक्ट्स भी समझे थे, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं उनसे संबंधित। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट यानी कि दो हड्डियों का जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे वो कनेक्टेड रहती हैं, उनका मूवमेंट किस तरह से होता है और हमारे शरीर में कितने अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं उनके बारे में आज बिल्कुल विस्तार से हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जॉइंट्स को हिंदी में हम लोग संधि कहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस होल लेक्चर, एक बार ऐसा करते हैं कि क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। इन लास्ट क्लास हमने बात करी थी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कई ऑर्गन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी हो पाती है। ठीक है, ये क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है। इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हमने देखे थे। बात करेंगे यदि फंक्शंस की, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस था कि बॉडी को मूवमेंट के लिए क्या है, बॉडी हमारी मूव कर पाती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, स्केलेटन सिस्टम का है। ठीक है, तो बॉडी के मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हड्डियों का है। देन हमारी बॉडी में ही कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उन ऑर्गन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी हड्डियों का हम लोगों ने फंक्शन देखा था कि कैसे जो एक्सियल बोन्स होती हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स हुआ, जैसे हार्ट है, जैसे ब्रेन है, ठीक है, इन सब की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे हड्डियों से संबंधित। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन था कि जो हड्डियों में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में, वो भी कौन करता है, सो दैट आल्सो हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है और उसी बोन मैरो से क्या बनता है, ब्लड बनता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म की बात करी थी कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक होते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हड्डियां उनके शरीर से बाहर होती हैं। इसमें आते थे इंसेक्ट्स। क्या आते हैं, इंसेक्ट्स, जैसे कि टिड्डे हैं, बिच्छू है, खटमल है, बग्स हैं। इन सब के जो हड्डियां होती हैं वो इनके शरीर के बाहर होती हैं, इसीलिए इनके शरीर को जब हम स्पर्श करते हैं या टच करते हैं तो काफ़ी कड़ा महसूस होता है, काफ़ी कड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, तो वो ऐसा किस लिए होता है, चींटी भी यदि आप देखो उसे टच करोगे तो वो काफ़ी हार्ड समझ में आएगा, उसका जो सर्फेस है, बॉडी का सर्फेस है, वो इसलिए क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ हैं वो शरीर के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, ना कि शरीर के अंदर। ठीक है, वैसे ही जो दूसरा ऑर्गेनिज्म हमने देखा था दैट वाज इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, इसमें हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी करी थी, तो जितने भी ऐसे जीवधारी हैं जिनकी हड्डियां उनके शरीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, इंसान, ये सभी जो लोग भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, इनकी हड्डियां क्या होती हैं, इनके शरीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। चाहे मछलियों की बात कर लें, वेल की बात कर लें, तो आप देखने को मिलेगा आपको कि इनकी हड्डियां जो हैं वो इनके शरीर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह के जो जीवधारी होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इंडोस्केलेटन। तो इस तरह से दो कैटेगरी बनाई थी हम लोगों ने। ओके, देन हम लोगों ने जंक्शंस के बारे में स्टडी करा था। जंक्शन पॉइंट्स, जहाँ पे मसल्स के साथ मसल्स का जंक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्सर। ओके, वहीं पे जहाँ मसल्स के साथ बोन का जंक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंडम। वहीं बात करेंगे जब बोन्स के साथ बोन का जंक्शन, सो दैट इज नोन एज लिंगामेंट। ओके, तो ये तीन तरह के जंक्शंस हमने देखे थे, मसल्स टू मसल्स, मसल्स टू बोन्स एंड बोन टू बोन जंक्शंस। ओके, और सबके अलग अलग नाम है, जिससे मसल्स के साथ मसल्स सेलेक्सर, मसल्स के साथ बोन टेंडम और बोन्स के साथ बोन लिंगामेंट। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा था, जैसे कि जो हड्डियां होती हैं उसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन। केमिकल कौन सा है, तो केमिकल है कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज CA3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं हड्डियां, और इसी फास्फोरस की प्रेजेंस की वजह से, ये फास्फोरस जो है इससे क्या होता है, अस्थियों में आग लग जाती है, यानी कि हड्डियां जल जाती हैं, बर्न हो पाती हैं। ठीक है, जैसे जिसका अंतिम संस्कार होता है तो वो कैसे हो पाता है, तो वो फास्फोरस की प्रेजेंस की वजह से हड्डियां जो है अपने आप को जलने देती हैं या जल्दी ही जल जाती हैं। ठीक, बर्थ के समय हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं। चाइल्डहुड में 208 हो जाती हैं घट करके, और एडल्टहुड में ये 206 रह जाती हैं। ठीक है,
वहीं पे बात करेंगे जब हड्डियाँ कौन से टिश्यूज से मिलकर के बनी होती हैं या कौन से टिश्यूज के अंतर्गत आती हैं, तो ये है कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज। बात करते हैं हड्डियों में सेल डिवीजन की या हड्डियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, तो ये हो पाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की मदद से, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की मदद से जो हड्डियों का पुनर्निर्माण है वो पॉसिबल हो पाता है। वहीं पे बात करें जब सेल की, वहीं पे बात करेंगे जब बोन्स के या हड्डियों की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो होती है 30 उम्र की। ठीक है, तो यदि आप 30 वर्ष 20 से 30 वर्ष की उम्र में है तो हड्डियों का, यदि हड्डियां टूट भी जाती हैं तो वो अपने आप को रीहील कर पाती हैं, अपने आप को पुनर्निर्माण करके जुड़ सकती हैं। और वो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि उम्र यदि ज़्यादा है, यदि उम्र 40 50 60 हो गई तो हड्डियां यदि टूटती हैं तो उनके जुड़ने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होगा। वहीं पे यदि 20 से 30 वर्ष की उम्र में यदि हम हैं तो हमारी हड्डियां अपने आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा यदि कभी किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टर करके छोड़ दिया जाता है। वो फिर क्या करता है कि हड्डी अपने स्थान पे वापस चली जाती है और कनेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में हमने देखा था कि बोन मैरो हड्डियों के बीचों बीच पाया जाता है और ये क्या किस में हेल्पफुल होता है, तो ये हेल्पफुल होता है ब्लड फॉर्मेशन में, ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जब न्यूट्रिशंस की, कि हड्डियों को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है लिम्फ सिस्टम से। किससे मिलता है, लिम्फ सिस्टम से। और यदि लिम्फ सिस्टम खराब हो जाए तो कौन सा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो दैट इज पोलियो। ओके, पोलियो में क्या होता है कि पोलियो में जब कोई भी व्यक्ति पोलियो से ग्रसित है तो उसकी जो हड्डियां हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिससे हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है और हमें एक तरह का डिसेबिलिटी देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी हड्डियों के डिवीज़न के बारे में कि ह्यूमन स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो कितने तरह से डिवाइडेड है। तो वो हमने देखा था ये दो तरह से क्लासिफाइड था, एक थी अपेंडिकुलर बोन्स, अपेंडिकुलर, और दूसरी जो थी दैट वाज एक्सियल बोन्स, एक्सियल बोन्स। इनके नंबर्स की बात करेंगे तो अपेंडिकुलर नंबर में 126 थी, वहीं एक्सियल 80 के आसपास थी। ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शंस भी थे, जैसे अपेंडिकुलर बोन्स ये मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं हमारी बॉडी को मूवमेंट में, और एक्सियल बोन्स ये ऑर्गन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं, ऑर्गन्स सेफ्टी में हेल्प करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं उनका नाम भी एक बार देख लीजिए। तो हैंड में, हाथ में जो हड्डियां हैं उसमें कुल टोटल 60 हड्डियां थी और इनका जो नाम है दैट वाज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। ओके, वैसे ही लेग्स में हड्डियां हैं, ये भी नंबर में कितनी थी, टोटल 60। इनका क्या नाम है, तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल एंड फैलेंजेस। ओके, वहीं इसके बाद एक हमने शॉर्ट फॉर्म याद किया था दैट वाज PCS, P फॉर पेल्विकल, पेल्विकल ये कितनी है, तो ये नंबर में है 2। फिर थी कैल्विकल, ओके, कैल्विकल ये भी नंबर में कितनी है, 2। और उसके बाद है स्कैपुला, स्कैप्यूला, ओके, ये भी नंबर में थी 2। और इस तरह से टोटल हड्डियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी 126। ओके, वैसे जब हम एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल में भी हमें कई तरह की हड्डियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसमें है रिब्स। रिब्स टोटल नंबर में कितनी है, 24। इसके बाद हमने बात करी थी स्टर्नम की, स्टर्नम के ऊपर रिब्स की सारी हड्डियां स्पाइनल कॉर्ड से आकर के आगे की तरफ जुड़ी होती हैं, जो हमारी छाती होती है वहाँ पर, और ये नंबर में है 1। ओके, सिंगल है। उसके बाद हमने बात करी थी स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें कुल कितनी हड्डियां थी, तो इसमें थी 26 और बच गया है स्कल यानी कि खोपड़ी, और खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां थी, वो थी 29। और इस तरह से यहाँ पे जो सम टोटल आता है हड्डियों का दैट इज टोटल 80। तो ये 80 एंड 126 दिस ऑल बिकम 206 हड्डियाँ। तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, 206। तो ये हमने क्विकली रिवाइज कर लिया जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। अब आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट क्या होता है, तो हमने पहले भी बात करी कि जॉइंट जो है वो जंक्शन पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट होता है हड्डियों का, जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आकर के जुड़ी हैं, मूवमेंट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज
ज्वाइंट। ओके, अब आइए समझते हैं कि ज्वाइंट कितने तरह के हमें देखने हैं, कितने तरह के ज्वाइंट्स पढ़ने हैं। तो ज्वाइंट बेसिकली होते हैं 3 तरह के, और इन्हीं के बारे में हमें विस्तार से समझना और पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार देखिए इनको। यहाँ पे आपको ज्वाइंट देखने को मिलेगा 3 तरह के। पहला जो ज्वाइंट है उसका नाम है इमूवेबल। इमूवेबल यानी कि जो मूव ना कर सके, इसे क्या कहते हैं, अचल, जो चलता ना हो। ठीक है, अचल संधि। इस तरह की संधि जो होती है वो अक्सर हमें देखने को मिलती है कि हिलेगी डुलेगी, ये कनेक्शन है। ठीक है, एक तरह का जंक्शन पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एक और संधि के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा ज्वाइंट है जो एकदम फाइबर की तरह एक दूसरे को आपस में जकड़े रहता है। ये मूवमेंट करने वाला ज्वाइंट नहीं है। सबसे जो टफेस्ट ज्वाइंट है हमारी पूरे बॉडी में वो है फाइब्रस ज्वाइंट या फिर इमूवेबल ज्वाइंट, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यानी 2 हड्डियां कनेक्टेड हैं फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा सख्ती से 2 हड्डियां अपने आप को एक दूसरे को पकड़े हुए रहती हैं। इस तरह के जो ज्वाइंट्स हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। और ये देखने को मिलता है हम लोगों को अपने सर, जो खोपड़ी है, स्कल है, वहाँ पे। ठीक है, स्कल, जहाँ पे क्रेनियम होता है, क्रेनियम। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारे सिर के ऊपर बाल हैं, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कई हड्डियाँ जो हैं, टोटल हमने पिछले क्लास में स्टडी करी थी कि 8 हड्डियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे को आपस में पकड़े हुए रहती हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम बात करते हैं दांतों की, ठीक है, टीथ, तो दांतों में भी जो ज्वाइंट है दैट इज फाइब्रस ज्वाइंट, यानी कि हमारे मसूड़ों के साथ जो हमारे दांतों का कनेक्शन है वो भी एक दूसरे को इस तरह से पकड़े रहते हैं कि वो मूव नहीं करते हैं। जब हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं या किसी कठोर चीज़ को खाते हैं तो आपने देखा होगा कि दांत इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसी चीज़ को च्यू करने में, चबाने में, फाड़ने में, काटने में। तो उसमें ये दांत हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज़ को खा रहे हैं तो दांत ऐसा नहीं कि टूट जा रहे हैं। क्यों नहीं टूट रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही मजबूती से जो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट है, जो जंक्शन पॉइंट है मसूड़ों और दांतों के बीच में, वो कौन सा है, इमूवेबल, यानी कि वो मूव ही नहीं करेगा, वो कभी भी टूटेगा नहीं। अपने दांतों को जो है, दांतों ने मसूड़ों को कस करके पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फाइब्रस ज्वाइंट है। देखिए ये सर के अंदर जो ये अलग अलग ज्वाइंट्स आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है, तो ये क्या है, ये क्रेनियम है, और क्रेनियम में ये जो ज्वाइंट्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज फाइब्रस ज्वाइंट। ये इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी तरह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के ये एडजस्टेड रहते हैं। पकड़ के देख रहे हैं आप कितना अच्छे से ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इसे क्या कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। ये छोड़ने वाला ज्वाइंट नहीं है, बिल्कुल कस करके पकड़े रहता है। वैसे ही दांतों में आप देखिए, यहाँ पे जो दांत दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी पकड़ के रहते हैं काफ़ी कस करके, जो जबड़ा है नीचे का इसको पकड़ करके ये जो, तो दिस इज ऑल्सो फाइब्रस ज्वाइंट। ओके, तो आई होप आपको 3D मॉडल में और आसानी से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी। ओके, तो आई होप आपको ये जो फाइब्रस ज्वाइंट है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि यहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो है दैट इज स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल यानी कि कुछ इस तरह का ज्वाइंट या इस तरह का जंक्शन जहाँ पे हड्डियाँ कनेक्टेड तो हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट वो अलाउ भी कर रही हैं, परफेक्टली नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट अलाउ कर रही हैं। ठीक है, और इस तरह का जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलता है हमारे रिब्स में। कहाँ पे देखने को मिलता है, रिब्स, यानी कि जो पसलियाँ हैं, ठीक है, इन पसलियों पे हमें देखने को मिलेगा इस तरह का मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े पसलियों के अंदर हैं। ठीक है, पसलियाँ जो हैं फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और इनके नीचे जो हमारा फेफड़ा है, इनके नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़े फूलते हैं। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े पिचकते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो रिब्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, थोड़ा एक्सपेंड हो रही हैं और फिर थोड़ा क्लोज हो रही हैं। तो स्ट्रेच हो रही है और फिर वो बंद हो जा रही है, तो एक्सटेंड हो रही है और फिर क्लोज हो रही है, एक्सटेंड हो रही है फिर क्लोज हो रही है। तो ये पसलियों का जो फंक्शन आपको देखने को, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे ही जब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, किसकी, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो भी कैसे हम अपने कमर को आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो हेल्पफुल है वो कौन सी हड्डी है, तो वो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में क्या होते हैं, कई सारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये
जो नर्व सिस्टम है उसको अंदर ही अंदर रास्ता देते हैं जो ऊपर जा कर के हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। लेकिन ये छोटे छोटे जो जो रीढ़ की हड्डियां हैं कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से, और ये क्या करती हैं कि थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ मुड़ पाते हैं, थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे मुड़ना पॉसिबल होता है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो है रिब, तो देख रहे हैं आप कैसे पसली जो है, इस पसली के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, इसी पसली के अंदर हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, अंदर इसके नीचे, और यहीं पे फिर हमारा हार्ट भी होता है। ओके, और इन सबको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है, पसलियों का है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे से दो पसलियाँ जो है दिख रही हैं, ये दो पसलियाँ, एक इधर ये दो और इधर की तरफ ये दो, ये दोनों ऊपर आकर के स्टर्नम पे जुड़ी नहीं है, ये स्टर्नम है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हमारे रिब्स हैं इनमें मूवमेंट होता है, और इसीलिए हम लोग इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। यानी थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट होता है जब हम सांस लेते हैं। यहाँ पे आप स्पाइनल कॉर्ड को भी यदि देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड भी कई छोटे छोटे हड्डियों से जुड़ करके बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम बॉडी को चारों तरफ मूवमेंट करा सकते हैं, या चाहे हम इधर झुकना चाहें या फिर इधर झुकना चाहें या आगे की तरफ झुकना चाहें। तो ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वो मूवेबल जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ओके, तो आई होप आपको स्लाइटली मूवेबल जो हड्डियां हैं उनके बारे में भी समझ में आया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज परफेक्टली मूवेबल या फिर फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल, ठीक है, अब ये वो हड्डियां हैं फ्रीली मूवेबल जो पूर्ण रूप से मुड़ जाएंगी या एकदम फ्री मूवमेंट करेंगे, यानी कि इसमें मूवमेंट हर एक डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। 360 डायरेक्शन मूवमेंट कैसा होता है, 360 डायरेक्शन मूवमेंट। ओके, यानी कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। बट इसमें यदि कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, तो जैसे हमारे घर में मूवमेंट होता है दरवाज़ों में, ठीक है, तो जब दरवाजे मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि हम कोई लिक्विड न डालें, उनका जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, वो दरवाजे जल्दी ख़राब हो जाएंगे या फिर उनमें से आवाज़ें आने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शरीर का भी स्ट्रक्चर है, यदि हड्डियाँ आपस में कनेक्टेड हैं और मूव कर रही हैं, तो यदि वहाँ पे कोई लिक्विड न हो, वहाँ पे कोई कैविटी ना हो, तो वो फिर मूवमेंट नहीं कर पाएगा अच्छे से। और इसीलिए हम लोगों को जो फ्रीली मूवमेंट वाले हड्डियाँ हैं वहाँ पे एक तरह का लिक्विड देखने को मिलता है, उसका नाम है साइनोवियल लिक्विड। क्या है, साइनोवियल लिक्विड। ठीक है, और इसी की वजह से इसका जो एक और नाम पड़ता है दैट इज नोन एज साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, तो इस तरह के ज्वाइंट को जो फ्रीली मूव कर पाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, तो वो जो ज्वाइंट कहलाता है दैट इज नोन एज साइनोवियल ज्वाइंट। किस वजह से साइनोवियल ज्वाइंट नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जो यहाँ पे मूवमेंट करने में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का जो ज्वाइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट। ये साइनोवियल ज्वाइंट आगे कई प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है, टोटल 5 प्रकार के हम लोगों को देखने हैं। कौन कौन से हैं एक बार यहाँ पे आप समझिए इसके बारे में। तो देखिए, ये साइनोवियल ज्वाइंट जो है ये फर्दर क्लासिफाई होता है। सबसे पहला जो है दैट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमें स्टडी करना है दैट इज सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट के बाद हम पढ़ेंगे हिंज के बारे में, हिंज ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट के बाद हम पढ़ने वाले हैं पाइवोट ज्वाइंट के बारे में। 2024 का जो यूपीपीसीएस का था वहाँ पे पाइवोट ज्वाइंट से ही प्रश्न पूछा था एक। ओके, और सबसे लास्ट में हम स्टडी करने वाले हैं ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट के बारे में। ओके, लेकिन सबसे पहले ये जो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हमने पढ़ा, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल, इनके बारे में भी आप देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। जैसे हमने बात करी फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में जो एकदम मूवमेंट नहीं करता, देखिए उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, ये है फाइब्रस ज्वाइंट। यहाँ पे क्रेनियम दिख रहा है, ये हमारा सर है। ठीक है, और इसी सर के ऊपर हमें बाल देखने को मिलता है। ओके, बट इसके बीच में आपको कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह की लकीरें दिख रही, ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली ज्वाइंट्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बट ये इतना हार्डली कनेक्टेड है, इतना हार्ड इसका कनेक्शन है जो ये खुल नहीं सकता। ओके,
क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन को चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्या चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी। और उसकी सेफ्टी के लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ज्वाइंट है, इस तरह से कनेक्टेड है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ जा ना सके, कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन को टच ना कर सके। इसलिए हम लोगों ने पिछले क्लास में भी स्टडी किया था तो समझा था कि हमें जब भी हम बाइक राइड करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो नेचुरल से, जो नेचुरल स्पीड है उससे बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। और ऐसे में यदि हम हेलमेट नहीं लगाते हैं और कोई किसी भी तरह की दुर्घटना यदि होती है तो उस स्थिति में हमारा जो सर है वो उसको सेफ और सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि उसमें किसी भी तरह का चोट लगा या फिर किसी भी तरह की अनहोनी हुई तो फिर पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हमारी फंक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और यहाँ पे स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ मेमोरी। तो यदि इन्फॉर्मेशन और मेमोरी ही डिलीट कर दी जाए या फिर इसमें कोई भी मेल फंक्शन हो जाए तो उस पूरी बॉडी का जो कोई भी ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है, पागल की तरह ट्रीट किया जाएगा उस पूरी बॉडी को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो जॉइंट देखने को मिलता है दैट इज नोन एज फाइब्रस जॉइंट या फिर इमूवेबल जॉइंट, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। नेक्स्ट हमने स्टडी किया और समझा जो सेमी मूवेबल या फिर जिसे हम लोग स्लाइटली मूवेबल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ये देखने को मिला था हम लोग को स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत, किसके अंतर्गत देखने को मिला था, तो स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा जो था दैट वाज रिब्स। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज है दैट इज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में आप देखिए कि यहाँ पे एक पोर्शन है, उसके नीचे फिर एक और ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके अंदर आपको यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है, सो दीज आर नर्व्स, ये क्या है, नर्व सिस्टम्स है। तो नर्व्स यहाँ पे आकर के कनेक्टेड रहती हैं और ये नर्व्स कहाँ पे जाती हैं, ये नर्व्स जाती हैं ऊपर और जाके यहाँ से ब्रेन में कनेक्टेड रहती हैं। ओके, तो नर्व्स जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये स्लाइटली मूव भी करता है, यानी कि हल्का फुल्का इसमें मूवमेंट भी होता है। क्योंकि हम जब अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे मुड़ना चाहें, दाएं मुड़ना चाहें, झुकना चाहें, तो इसमें कौन सी हड्डी हेल्पफुल होती है, सो दैट इज रीढ़ की हड्डी या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट हमने जो थर्ड पढ़ा दैट वाज फ्रीली मूवेबल के बारे में स्टडी किया, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जो पूर्ण रूप से मूव कर पाते हैं। यहाँ पे पैर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यानी कि जो फीमर है हमारी, फीमर, और ये जो है ये है पेल्विकल। तो पेल्विकल और फीमर के बीच में जो जॉइंट दिख रहा है दैट इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट। और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर, ये बेसिकली यहाँ पे एक साइनोवियल लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी मदद से यहाँ पे जो जंक्शन है वो काफ़ी स्मूथ रहता है और हमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होता। वहीं जब हम बात करते हैं जब हमारी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, 50 से ऊपर जब हमारी उम्र जाने लगेगी, तो यहाँ पे जो लिक्विड है साइनोवियल लिक्विड, ठीक है, ये जो साइनोवियल लिक्विड है ये घटने लगता है या फिर कम होने लगता है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है कि ऐसे स्थिति में चलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। जब हम चलते हैं तो हड्डियों में दर्द होता है। वो दर्द क्यों हो रहा है, वो दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो साइनोवियल लिक्विड है वो ख़त्म हो गया है। जब कोई भी हमारे कलपुर्जे होते हैं, जैसे हम अपने घरों में देखते हैं मशीनें होती हैं, उनको फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए हम उसमें ग्रीसिंग करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। वैसे हमारी बॉडी के अंदर जब ये ऑयल ख़त्म होता है तो फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऐसा कब होता है, तो जब उम्र बढ़ने लगती है और ये लिक्विड घटने लगता है, ऐसी स्थिति में। ओके, अब आइए साइनोवियल जॉइंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था इस साल यूपीपीसीएस में। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नोन एज, उसका क्या नाम है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में सबसे पहले आप थोड़ा सा विस्तार से समझिए। तो देखिए हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कुछ इस तरह का जॉइंट है कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा है, तो देखिए सबसे पहले कुछ इस तरह का एक कैप है, ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन दिखेगी और नीचे उसके देखने को मिलेगा एक तरह का ऐसा हुक जैसा, ठीक है, तो ऐसा हुक जैसा एक देखने को मिलेगा। तो ये जो हुक है ये क्या करेगा, तो सही से और नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक हुक जैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का मशरूम जैसा, ठीक है। तो देखिए ये जो हुक है, ठीक है, ये हुक क्या होगा, इसके अंदर जाके सेट हो जाएगा। ऊपर जो सॉकेट दिख रहा है उसके अंदर ये हुक जो है वो जा करके सेट हो जाएगा और फिर ये चारों तरफ फ्रीली मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी ये स्ट्रक्चर है ये 360 डिग्री मूवमेंट के लिए फ्री है, यानी कि इसकी जो मूवमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में भी होगी,
इसकी मूवमेंट वाई डायरेक्शन में भी होगी और साथ ही साथ इसकी मूवमेंट जेड एक्सिस पे भी पॉसिबल है। यानी कि तीनों डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, हर तरह से इसका मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, इस तरह का जो जॉइंट देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस तरह का जॉइंट हमें अपने कंधों में, यहाँ पे जो कंधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और हमारे जो पैर हैं यानी कि जो कमर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी का थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म हमने यहाँ पे रखा हुआ, तो इस वाले पोर्शन को जूम आउट करके यहाँ पे लगाया। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझिए। ये देखिए इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। कहाँ पे, हाथ की हड्डी हमने पढ़ा था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस होते हैं हमारे पूरे हड्डियों में। तो इसमें जो ये वाली हड्डी है इसका नाम है ह्यूमरस। ओके, और ये ह्यूमरस के ऊपर आपको एक ये बॉल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, तो बॉल जैसा जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बेसिकली एक बॉल ही है। और ये कहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है यहाँ कॉलर बोन और स्केपुला, कॉलर बोन और स्केपुला के बीच में यहाँ पे एक कैविटी है। ठीक है, इसी कैविटी के बीचों बीच ये जो सॉकेट है वो क्या है, एडजस्टेड है। ओके, तो कभी भी यदि प्रश्न पूछे कि यहाँ पे किस तरह का जंक्शन पॉइंट है, तो ये किस तरह का जंक्शन पॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह। ये जो ह्यूमरस है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कुछ इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एक बॉल की तरह है। ठीक है, और यहीं पे एक सॉकेट है, ये सॉकेट को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं इसी जो यहाँ पे स्केपुला है। ठीक है, तो इसमें एक तरह का सॉकेट बना हुआ है और इसी सॉकेट में ये वाला जो पोर्शन है ये जाकर एडजस्ट हो जाएगा और फिर ये चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो आप अपने हाथ को भी हिला कर देख सकते हैं, ये चारों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 360 डिग्री आप इसको मूवमेंट करा सकते हैं, ये चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए फ्री है। ओके, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि कमर में भी ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो कमर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ है फीमर और ऊपर की तरफ है पेल्विक। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे जॉइंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो जो कनेक्शन आपको दिख रहा है तो वो यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए ये बॉल है। ठीक है, क्या ये बॉल है और इसी पेल्विक में बना हुआ है एक सॉकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो सॉकेट है, इसी सॉकेट के अंदर एडजस्टेड है हमारी फीमर। ठीक है, तो इस सॉकेट के अंदर ये फीमर जो कुछ इस तरह से एडजस्टेड है जैसे कि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जो दिखाई दे रहा है हमें, ये हो गई हमारी फीमर और यहाँ पे हो गया पेल्विकल। इसी पेल्विकल में ये फीमर एडजस्टेड है और ये भी 360 डिग्री मूवमेंट के लिए स्वतंत्र है। तो अब आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि किसमें किसमें, कंधे में और जंघा में, इन दोनों जगह पे आपको दिखाई देगा कैसे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो इस वाले जॉइंट को हम लोग जानते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कंधे में और पैरों में। ओके, तो यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे एक मॉडल है, 3D मॉडल है। ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। तो ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ह्यूमरस बोन है। ठीक है, दिख रही है ह्यूमरस बोन। कौन से वाले बोन की बात कर रहा हूँ मैं, इस बोन की। देखिए ये वाली जो बोन है दिस इज ह्यूमरस। कौन सी बोन है, ये ह्यूमरस है। ओके, और यहाँ पे पीछे की तरफ एक बोन आपको दिख रही होगी। देखिए ये पीछे की तरफ जो है दिस इज स्कैपुला। ये कौन सी बोन है, स्कैपुला है। ओके, तो इन्हीं दोनों बोन्स के बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है यहाँ पे। देखिए इस कैविटी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिख रही है, हल्की सी कैविटी आपको दिखेगी। चूंकि ये बोन भी है ऊपर से, इसलिए कैविटी थोड़ी सी दिखाई देगी आपको। इस वाले पोर्शन पे देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कैविटी दिख रही है छोटी सी। यही कैविटी जो है ये क्या फॉर्म कर रही है, तो ये फॉर्म कर रही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो लाइव एग्जांपल आपने देखा इस 3D मॉडल में, इस तरह से आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक है, ऐसा ही आपको एक और जगह पे देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो नीचे जब हमने बात करी यहाँ पे, तो देखिए ये कौन सी बोन है, सो दिस इज फीमर। फीमर है नीचे और ऊपर यहाँ पे स्केपुला है, फीमर और स्केपुला। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको,
ये कहाँ पे एडजस्ट है, तो ये स्केपुला में एडजस्टेड है, ऊपर स्केपुला है, यहाँ पे नीचे एक सॉकेट दिख रहा है आपको, इसी सॉकेट में एडजस्टेड है, इसी सॉकेट में एडजस्टेड है आपकी फीमर। तो आई होप आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो इस लाइव मॉडल की मदद से अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि फीमर कैसे स्केपुला में एक सॉकेट की तरह जा करके एडजस्टेड है, और वैसे ही ऊपर हमने देखा यहाँ पे कि ह्यूमरस भी कैसे इसी सॉकेट में ऊपर एडजस्टेड है। ओके, तो आई होप आपको अब कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट तरह के जॉइंट को, जो इसी का थोड़ा सा छोटा वाला रूप है, जिसे हम लोग जानते हैं सैडल जॉइंट के बारे में। ठीक है, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट भी एक तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका छोटा रूप है। ये हमें देखने को मिलता है हमारे अंगूठे में। तो देखिए यहाँ पे भी एक तरह का सॉकेट है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सॉकेट है, क्या है ये, सॉकेट है। और नीचे जो अंगूठा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दिस इज बॉल। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही यदि हम छोटा वर्जन देखने ट्राई करेंगे, तो इसका छोटा वर्जन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, हमारे अंगूठे में। देखिए अब इसमें जो मोशन है वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में ही हो पाता है, यानी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ओके, यदि आप अपने अंगूठे को घुमाना चाहें, हिलाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि दो प्लेन्स में ये आसानी से मूवमेंट कर पा रहा है। ठीक है, और इसका जो कनेक्शन पॉइंट है वो बिल्कुल अब हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, जहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है वो बॉल का था और दूसरा सॉकेट का, और उसमें कुछ इस तरह से एडजस्टेड था। तो वैसे ही उसी का छोटा वर्जन हमें देखने को मिलता है सैडल जॉइंट में, जो होता है कहाँ पे, ये होता है हमारे अंगूठे के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से यदि अंगूठे में एक प्रश्न पूछा जाए कि सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट वेयर, तो सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट इन थंब। ओके, किस में प्रेजेंट होता है, थंब के अंदर। ओके, तो आई होप आपको सैडल जॉइंट भी आसानी से समझ में आया होगा। इसका मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा दो प्लेन्स में होता है, एक्स और वाई प्लेन्स में। ओके, सैडल जॉइंट के लिए अब हम चलते हैं अंगूठे के पास। तो यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है आपका अंगूठा, ठीक है, इस अंगूठे को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरह से, कैसे ये कनेक्टेड है यहाँ पे देखिए। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये है सैडल जॉइंट। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन्स पे ही मूवमेंट कर पा रहा है, एक है एक्स और एक है वाई, सिर्फ और सिर्फ दो प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में। ओके, तो आई होप आपको सैडल जॉइंट का भी यहाँ पे लाइव डेमो देख करके समझ में आया होगा कि किस तरह से सैडल जॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और किस तरह से हमारे उंगलियों में ये बना हुआ है। ओके, ये मिनी फॉर्म है किसका, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, उसी का छोटा सा रूप है। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं और समझते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। तो देखिए हिंज कहाँ पे यूज होता है, तो हिंज यूज होता है दरवाजे में। यदि सपोज कीजिए कि ये एक घर का दरवाजा है, तो इसमें हम लोग एक इसको दरवाजे को इस तरह से कुछ लगाते हैं। ठीक है, और ये दरवाज़ा क्या करता है कि मूव करता है आगे पीछे, और फिर क्या करता है कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है, घर के कमरे को बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन इसी दरवाजे के यहाँ पे ये दरवाज़ा जो दीवार से किस तरह से कनेक्टेड रहता है, तो दीवार से ये हिंज के माध्यम से कनेक्टेड रहता है। किसकी मदद से, तो हिंज की मदद से। और उसी हिंज का जो छोटा सा फॉर्म यहाँ पे हमने दिखाया हुआ कि हिंज कैसा होता है, कुछ इस तरह का हिंज आपको देखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है ये क्या है, हिंज है। तो हिंज का ये एक पोर्शन जो है ये किस में कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है वॉल में, यानी कि जो दीवार होती है उसमें। और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो किस में कनेक्टेड रहता है, तो ये कनेक्टेड होता है दरवाजे में। ठीक है, तो एक डोर से कनेक्टेड है और दूसरा दीवार से कनेक्टेड है। अब इसके बीच में आपको एक तरह का जंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये कुछ जंक्शन पॉइंट है। अब इस जंक्शन में ये अलाउ करता है इसका मूवमेंट। तो ये इधर दीवार वाला जो पोर्शन है, ये जो है डोर वाला जो पोर्शन है, और इधर दीवार वाला जो पोर्शन है, ये दोनों क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यानी कि जब हमें दरवाजे को बंद करना है तो इसी को थोड़ा सा आप कुछ इस तरह से रोटेट करा दीजिए, और जब ओपन करना है तो इसको थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा दीजिए। तो दरवाज़ा बंद और क्लोज हो पाता है किसकी मदद से, हिंज की मदद से। वैसा ही स्ट्रक्चर हमें अपने शरीर में भी देखने को मिलता है, हमें अपने बॉडी में भी देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिए ये देखिए, ये हमारा हाथ है। क्या है, हाथ है। हाथ में ऊपर वाली जो हड्डी है
ये क्या है, ये है ह्यूमरस जो हमने पढ़ा था। और ह्यूमरस जो है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ह्यूमरस का है। ह्यूमरस का जो ये वाला पोर्शन है, ये आगे जो यहाँ पे नीचे एक दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्या है, एडजस्टेड है। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये ह्यूमरस किस तरह से इसी नॉब में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेन में हो पा रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन में ये मूवमेंट करेगा, ओके। यहाँ से या तो फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा या बैकवर्ड, बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट, ओके। तो दो मूवमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है। यहीं पे जब ये अपर आर्म जो है ये यदि नीचे की तरफ इधर आ जाए, इधर की तरफ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ओके। और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ये जो एल्बो यहाँ पे निकली हुई है कॉर्नर में, ठीक है, तो ये एल्बो यहाँ पे थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है। और यदि ये हड्डी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अपर आर्म जो है यदि नीचे की तरफ आता है, तो उससे क्या होता है कि ये हड्डी यहाँ पे आकर के रुक जाती है, ठीक है, यानी इससे आगे मूवमेंट नहीं करेगी ये हड्डी। तो आपको समझना चाहिए कि जब हम भी अपने आर्म को खोल रहे हैं तो ये जा करके आगे क्या हो रही है, रुक जा रही है, इससे नीचे नहीं जा रही है। और यहाँ पे ये एल्बो का जो पोर्शन है ये हेल्पफुल होता है, ये क्या करता है, इसे नीचे जाने से रोकता है। तो इसी जगह पे आकर के ये हड्डी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आई होप आपको ये वाला हिंज जॉइंट है ये भी समझ में आया होगा कि हिंज जॉइंट किस तरह से हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहा है। वहीं जब हम पैर में बात करते हैं तो पैर में भी घुटने में, ठीक है, जो नी है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पटेला के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पटेला होता है, ठीक है, एक तरह की हड्डी है। वो क्या करती है, वो इसका मूवमेंट आगे की तरफ रोकती है। तो इसमें भी क्या है कि ये जो फीमर है, ठीक है, फीमर ये मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है फेबुला और टिबिया, टिबिया और फेबुला, ये दोनों एक साथ नीचे की तरफ हैं और ऊपर की तरफ है फीमर। बीच में यहाँ पे है पटेला, क्या है, पटेला, ठीक है। अब ये पटेला जो है ये मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो देखिए हमारा पैर जो है कुछ इस तरह से खुल रहा है और ये भी एक प्लेन में ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दो प्लेन में मूव कर रहा है, एक ही सिंगल प्लेन में ये मूव कर रहा है, आगे पीछे, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो फीमर और टिबिया और फिबुला के बीच में जब मूवमेंट को आगे जाना होता है, यानी कि इससे आगे ये नहीं जाएगा, उससे आगे जाएगा, तो ये जो यहाँ पे पटेला दिख रहा है ये पटेला क्या करता है, इसको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। हमने पिछले क्लास में भी अपने डिटेल में इस चीज़ को समझा था। तो हम जब भी बात करेंगे कि हाथ में यानी कि एल्बो में और नी, एल्बो एंड नी, इसमें किस तरह का जॉइंट है, तो इसमें हम लोगों को जो जॉइंट देखने को मिलता है वो है हिंज जॉइंट, ओके। तो आप लोगों को हिंज जॉइंट भी क्लियरली आराम से बिल्कुल विस्तार से समझ में आया होगा। बिल्कुल एग्जांपल रख के हमने सामने दिखाया कि हिंज कमरे में कैसे लगा होता है दरवाजे में, और वैसा ही हिंज का काम करता है हमारे टखने, घुटने और हमारे एल्बो यानी कि कोहनी, ओके। बात करेंगे यदि हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए ये हमारी एल्बो है और इसी एल्बो में पीछे की तरफ ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे निकला हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हिंज जॉइंट फंक्शन कर रहा है। एक दरवाजे में कब्जा जैसे लगा होता है, कुछ वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हिंज जॉइंट दोनों स्थानों पे आप देख सकते हैं, दोनों हाथों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि रेडियस का जो पोर्शन है, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये जो हड्डियाँ थी उसमें से ही एक हड्डी जो है ये पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की तरफ निकला हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। और इसी की वजह से ये हाथ ऐसे वापस आकर यहाँ पे रुक जाता है, एकदम स्ट्रेट हाथ आएगा और रुक जाएगा, इससे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये हड्डी यहाँ पे इसका मूवमेंट लॉक कर देती है। और यही स्ट्रक्चर यदि आप पैरों में देखें तो यहाँ पे भी आपको घुटने में दिखाई देगा पटेला। तो देखिए ऊपर की तरफ क्या है, पटेला है, ठीक है, ये दिख रही है। ऊपर से फीमर आ रहा है, यहाँ पे ये फीमर है, ठीक है, नीचे है टिबिया, ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये है पटेला। तो यहाँ पे भी आपको एक जॉइंट दिख रहा होगा हिंज की तरह, जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भी इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख करके समझ में आ रहा होगा दोनों पैरों में ये किस तरह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। पटेला है, ऊपर क्या है, ऊपर फीमर है और नीचे टिबिया है, ओके। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, ये हो गया हिंज जॉइंट,
अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट जॉइंट के बारे में, दैट इज नोन एज पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट जो है उसका क्या नाम है, पाइवोट जॉइंट। अब देखिए पाइवोट जॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि आपके हाथ में एक कील है, क्या है, एक कील है, ठीक है, और इस कील को आपको ठोकना है एक दीवार के अंदर, ठीक है। इस कील को आप कहाँ पे प्रेस कर रहे हो, एक दीवार के अंदर इसे ठोक रहे हो। तो जब आप हथौड़े से इस पे प्रेस करोगे, इस पे फोर्स लगाओगे, तो ये एक दीवार के अंदर जा करके एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करो कि इसको पकड़ करके और मूवमेंट कराना शुरू करो, चारों तरफ रोटेट कर दो थोड़ा पकड़ के हाथ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्री हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, फ्री। तो अब उस फ्री हुई कील को यदि आप बाहर खींच रहे हो तो बाहर भी नहीं निकल रही, उसी दीवार में फंसी हुई है और चारों तरफ मूवमेंट कर रही है। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कहलाता है पाइवोट जॉइंट। यानी कि एक कील है जो कि चारों तरफ हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक दीवार पे ये एडजस्टेड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, पाइवोट जॉइंट। और हमारी बॉडी में ये वाला जॉइंट आपको देखने को मिलेगा हमारे स्कल के बीच में, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ठीक है। तो स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज पाइवोट जॉइंट। क्या कहलाता है, पाइवोट जॉइंट। इनके बीच में यदि आप मूवमेंट देखें तो मूवमेंट में किस तरह से ये अपने सर को आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप मूवमेंट करा सकते हो, ठीक है। तो यही वाला प्रश्न भी इस साल पूछा था उस यूपीपीसीएस 2024 में। किसमें पूछा था, यूपीपीसीएस 2024 में प्रश्न था कि स्कल और स्पाइनल कॉर्ड इनके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, और कई सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे थे उसने, अलग अलग तरह के। उसने पूछा था कि पाइवोट है या फिर हिंज है या फिर साइनोवियल है, ऐसे अलग अलग तरह के उसने उसमें ऑप्शन रखे थे, जिसमें से आपको क्या करना है, पाइवोट को क्लिक कर देना है और इससे फिर आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है एटलस जो कि रीढ़ की हड्डी से सबसे ऊपर वाला पोर्शन है। यहाँ पे है एक्सिस, ये दोनों कनेक्टेड रहती हैं किससे, हमारे स्कल से, और इन्हीं के बीचों बीच फिर सारे न्यूरॉन्स या फिर जिसे आप नर्व सिस्टम कहते हैं, तो सारी नर्व्स गई होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो यहाँ से नर्व्स जा रही हैं और नर्व्स जा करके हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, ओके। तो ये वाला जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है, तो दैट इज नोन एज पाइवोट जॉइंट। तो आई होप आपको पाइवोट जॉइंट भी आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था बॉल का, और ऊपर की तरफ था एक सॉकेट, ठीक है, कुछ इस तरह का। इस सॉकेट में ये जो बॉल है ये जाके एडजस्ट हो जाता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है हमारे कंधे में, ठीक है, हमारा जो हैंड है और हमारे लेग्स हैं, ठीक है। तो हाथ और पैर में कंधे से जो कनेक्शन होता है वहाँ पे ये देखा हम लोगों ने। दूसरा जो हमने पढ़ा दैट वाज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या था, तो ये इसी का छोटा रूप, और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, थंब के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलता है, थंब यानी अंगूठे के अंदर। इसके बाद हमने जो स्टडी किया नेक्स्ट दैट वाज हिंज जॉइंट। दैट वाज हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हिंज जॉइंट बेसिकली हम लोगों को जैसे हमारे घरों में दरवाजे लगे होते हैं वैसे ही हमारा जो कोहनी है, कोहनी और घुटना, ठीक है, यानी कि एल्बो और नी, इन दोनों जगहों पे कैसा देखने को मिलता है, हिंज जॉइंट देखने को मिलता है, जो कि दरवाजे की तरह खुलता है और बंद होता है। इसके बाद हमने बात करी पाइवोट जॉइंट की, पाइवोट जॉइंट की, ठीक है। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, तो पाइवोट जॉइंट जैसा कि हमने एग्जांपल के रूप में समझा कि एक दीवार के अंदर यदि आप कील ठोक करके थोड़ा सा इसको फ्री मूवमेंट करा देते हैं, तो इस तरह का जो मूवमेंट हमारी बॉडी में है वो क्या कहलाता है, पाइवोट जॉइंट। और इसका एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिला हम लोगों को, तो हमारे स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जॉइंट है दैट इज नोन एज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट के लिए आप देखिए यहाँ पे पाइवोट जॉइंट हमने देखा, ये हमारा स्कल है, ठीक है, और कैसे हमारा स्कल जो है ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। चाहे आप इसको इस डायरेक्शन में घुमा लीजिए या फिर ऊपर नीचे, हम इसको सर को ऊपर नीचे भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, कभी ऊपर देखते हैं कभी नीचे देखते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मॉडल दिख रहा है इसमें आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं कि इसका हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाता है। चाहे इस तरह से मूवमेंट करें या ऊपर नीचे मूवमेंट करें या फिर थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट करना चाहें, तो हर डायरेक्शन में ये पाइवोट की तरह मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। और ये किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये एक पाइवोट जॉइंट की तरह यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो नीचे क्या है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर क्या है, ऊपर है स्कल। तो स्पाइनल कॉर्ड और स्कल के बीच में कौन सा जॉइंट, दिस इज पाइवोट जॉइंट, ओके। तो आई होप आपको पाइवोट जॉइंट भी यहाँ पे
इजीली समझ में आया होगा देख करके ये 3D मॉडल को। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लास्ट वन, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? देखिए, ग्लाइडिंग जॉइंट वो जॉइंट होता है जहाँ पे ग्लाइड हो, यानी कि एक ऊपर का पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हो। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ऐसा हमें हमारे कलाइयों में देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारी कलाई का जो मूवमेंट है वो 360 डिग्री आराम से रोटेट कर रही है, आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन आप चाहें कि कलाई को मोड़ें और ये फिर जैसे इस कलाई को यदि आप मोड़ना चाहें, ठीक है, तो आपका हाथ भी रोटेट होगा। ऐसा नहीं कि हाथ रोटेट ना हो, मतलब कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये इसके ऊपर ग्लाइड कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा है? ग्लाइड कर रहा है। तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे अपने मेटाकार्पल की यदि बात करते हैं, मेटाकार्पल या फिर जिसे हम कहते हैं पंजा, हाथ का पंजा जो है, तो इस पंजे में भी आप देखिए, यदि आप पंजे को थोड़ा दबाना चाहें दूसरे हाथ से तो आराम से ये दब जाता है। यानी कि जो पंजे में जो मांसपेशियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? स्लाइड कर रही हैं, ग्लाइड कर रही हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जो कलाई है तो कलाई में जो आगे का पोर्शन है पंजे वाला और पीछे का जो पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह का ग्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जहाँ पे मांसपेशियां एक दूसरे के ऊपर या फिर हड्डी जो है एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइड करती हो। क्या कहती हो? ग्लाइड करती हो। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल में मेटाकार्पल या फिर हाथ का पंजा जो है वो, ठीक है, और दूसरा जो है हमारी कलाई जो है वो। ओके, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारे हाथों में, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो नीचे क्या है? नीचे हमारा हाथ है और ऊपर की तरफ ये हाथ की हड्डी है, हैंड की जो हड्डी है उसकी। और यहाँ पे आपको बीच में कैविटी दिख रही होगी, ये कैविटी दिख रही है, यहाँ पे जो कैविटी है, ये वाली जो कैविटी है, तो इसी कैविटी में क्या है? इसी कैविटी में ये ग्लाइड हो रहा है और इसी कैविटी पे जो ग्लाइडिंग होने के कारण इसका क्या नाम है? तो ग्लाइडिंग जॉइंट है। वैसे ही जो ये मेटाकार्पल दिख रहे हैं या फिर पंजे की जो हथेलियों की जो हड्डियां हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं क्योंकि इनके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती रहती हैं। तो आई होप आपको ये 3D लाइव मॉडल देख करके समझ में आई होंगी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी संबंधित है किससे? दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन मसल्स। ओके, तो ह्यूमन मसल्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपके सामने। हमारी बॉडी में टोटल मसल्स कितनी होती हैं? तो देर आर टोटल 639 मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऐसे प्रश्न जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वनडे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये यहाँ पे आपको फैक्ट्स इससे रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। बात करेंगे जब हमारे ह्यूमन बॉडी में मसल्स की संख्या की, तो वो होती है टोटल 639। नेक्स्ट जो है लिक्विड की बात करते हैं कि हमारे जो ये मांसपेशियां हैं इसमें कौन से लिक्विड पाया जाता है? तो हमारी जो मांसपेशियां है उसमें पाई जाती है सर्कोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? सर्कोप्लाज्म। याद कीजिए जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो कोशिका के अंदर कौन सा जीव द्रव्य पाया जाता है जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है, वैसे ही मांसपेशियों के अंदर भी एक तरह का लिक्विड पाया जाता है, उसका नाम क्या है? सर्कोप्लाज्म, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी हड्डियों में भी एक तरह का प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन। वैसे ही मांसपेशियों में भी प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो उसका नाम है मायोसिन। क्या है? मायोसिन प्रोटीन। ओके, तो हमने बात कर ली टोटल हड्डियां 639, लिक्विड सर्कोप्लाज्म और प्रोटीन जो है वो मायोसिन। लेकिन एक और चीज़ आपने गौर की होगी कि जब आप चलते फिरते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर खेल कूद करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कुछ समय बाद आप थक जाते हैं। तो थकावट क्यों होती है? क्योंकि मांसपेशियां थकती हैं, इसलिए हमारा शरीर भी थक जाता है। तो यदि हम बात करें कि मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होती है, तो हमारे मांसपेशियों में थकावट होती है लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। तो हमारे शरीर में जब भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसके वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं या फिर थका हुआ महसूस करती हैं। वहीं पे नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट द स्मॉलेस्ट मसल। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट मसल जो है वो स्मॉलेस्ट हड्डी के पास होगी, और स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है कान की स्टेपी हड्डी। स्टेपी हड्डी के पास ही एक मसल देखने को मिलेगी जो उसी हड्डी से चिपकी रहती है, उसका नाम है स्टेपिडस। स्टेपिडस। ओके, तो स्टेपिडस जो है
वो हम लोगों को देखने को मिलती है कान के स्टेपी हड्डी के ऊपर चिपकी हुई होती है और सबसे छोटी मसल है, 1 सेंटीमीटर के आसपास इसकी जो लेंथ होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी छोटी मसल्स है ये हमारी बॉडी की, सबसे छोटी मसल्स कहलाती है स्टेपिडस। ओके, वही जब हम बात करते हैं सबसे लंबे मसल्स के बारे में कि हमारे जो पूरे बॉडी है, इस बॉडी में सबसे लंबी मसल्स कौन सी है, सो दैट इज सार्टोरस। क्या नाम है इसका? सार्टोरस। और ये सबसे लंबी है तो सबसे लंबी हड्डी के आसपास ही दिखाई देगी। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सो दैट इज फीमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैर वाली हड्डी दिख रही है, ये इसी पे, इसी फीमर के आस, ये सबसे लंबी जो मसल्स है उसका क्या नाम है? सार्टोरस। तो सार्टोरस कहाँ पे दिखेगी? सबसे लंबी हड्डी फीमर के पास, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में सबसे लंबी मसल्स के रूप में जानी जाती है। सबसे छोटी मसल्स कौन सी? सो दैट वाज स्टेपिडस। ये कहाँ पे पाई जाएगी? तो स्टेपी जो हड्डी होती है हमारे कान की हड्डी, उसी के ऊपर ये चिपकी रहती है। ओके, तो सबसे लंबी होगी और सबसे छोटी सबसे छोटी मसल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी मसल्स। देखिए बड़ी मसल्स यानी कि सबसे लार्जेस्ट मसल, जो वॉल्यूम में या फिर अमाउंट में सबसे ज़्यादा बड़ा हो। ठीक, लंबे की बात नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो मसल है हमारे पूरे बॉडी में, सबसे बड़ी मसल, ये वॉल्यूम के हिसाब से बात हो रही है, तो सबसे बड़ी मसल का नाम है मैक्सिमस ग्लूटिमस। क्या नाम है? ग्लूटिमस मैक्सिमस। ठीक है, ये ग्लूटिमस मैक्सिमस कहाँ है? तो याद कीजिए हमारा जो पेल्विकल था, ठीक है, इसी पेल्विकल के पास में ये पीछे की तरफ चिपकी होती है। ओके, आपने यदि कभी इंजेक्शन लगवाया है, ठीक है, तो कई बार इंजेक्शन कमर में लगता है। ठीक है, तो कमर में जो इंजेक्शन लगता है वो यहीं पे लगता है। ठीक है, इसी जो मांसपेशियां हैं इसी के अंदर वो इंजेक्शन लगाया जाता है ग्लूटिमस मैक्सिमस में। ओके, फिर हम लोगों ने दो अलग तरह के जो फंक्शंस के बेसिस पे मसल्स को डिवाइड किया था कि कुछ मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं और कुछ मसल जो होती हैं वो नॉन वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नॉन वॉलेंट्री मसल्स जो कि ये थकती नहीं है, इसमें कोई भी थकान नहीं होती। ठीक है, तो थकान किस में नहीं होगी? नॉन वॉलेंट्री मसल्स। वहीं पे जब हम वॉलेंट्री मसल्स की बात करते हैं तो ये थक जाती हैं, थकान इसमें महसूस होती है, ये थक जाती हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल्स होंगी? तो वे मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होंगी। जब याद कीजिए हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में, तो 3 तरह के मसल्स को यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। एक थी कार्डियक मसल्स, फिर थी स्केलेटल मसल, उसके बाद थी स्मूथ मसल्स। तो ये जो 3 तरह के मसल्स हैं, इसमें से 2 ऐसी थी जिनमें थकान नहीं होगी, जो इनवॉलेंट्री हैं। कौन कौन सी थी? तो स्मूथ मसल्स थी और कार्डियक मसल्स थी। हमने उस समय भी बात करी थी कि यदि ये थक जाएंगी तो ये काम करना बंद कर देंगी, और काम करना बंद कर देंगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ये मसल्स थकती नहीं हैं कभी भी, हमेशा चलती रहती हैं, अनवरत अपना काम करती रहती हैं, और इसीलिए थकान नहीं होती है। इन सभी मसल्स को थकान नहीं होती, यानी कि हमारे हृदय की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, वो कभी भी थकती नहीं है, अपना काम हमेशा करती रहती हैं। वैसे ही दूसरी जो हमने मसल्स की बात करी थी, दैट वाज स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स भी, ये भी क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, ये कभी भी थकती नहीं है, हमेशा अपना काम करती रहती हैं। वहीं पे जब हमने स्केलेटल मसल्स की बात करी थी, तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो थक जाती हैं, और ये किससे संबंधित होती हैं? तो हमारी जो हड्डियां हैं इनके ऊपर जो मसल्स चिपकी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और ये मसल्स क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। तो 2 तरह के जो मसल्स का यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन देखा, एक है वॉलेंट्री, एक है नॉन वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री मसल्स जो है वो, उनमें थकान होती है, वो थक जाती हैं। वहीं नॉन वॉलेंट्री मसल्स की जब हम बात करते हैं तो वो थकती नहीं है, अनवरत काम करती रहती हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन मसल्स। तो आइए एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आज स्टडी किया है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली जॉइंट्स के बारे में देखा कि जॉइंट्स जो है ह्यूमंस, बोन टू बोन जो कनेक्शन है, बोन से बोन का जो जंक्शन है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है। ये कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में देखा। इमूवेबल क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए ब्रेन के अंदर जो जॉइंट था, फाइब्रस जॉइंट, वो था इमूवेबल। वहीं स्पाइनल कॉर्ड और रिब्स के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता है। और फिर हमने साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में देखा जहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट्स ही कई तरह के होते हैं, 5 तरह के साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें सबसे पहला था सैडल जॉइंट, जो कि हमें देखने को मिलता है हमारे कंधों के और हमारे पैरों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है बॉल का और दूसरा होता है सॉकेट का। तो बॉल और सॉकेट की तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मूवमेंट 360 डिग्री, मतलब चारों तरफ होता है।
वहीं नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया दैट वाज सैडल जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही छोटा सा रूप है और ये कहाँ देखने को मिलता है, थंब के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे मूवमेंट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्हीं दोनों एक्सिस पे पॉसिबल है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया दैट वाज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, ये जैसे दरवाजे में कब्जा लगा होता है वैसे हमारे शरीर में भी एल्बो और नी यानी कि घुटना, इन दोनों में जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है, हिंज जॉइंट, क्योंकि ये भी दरवाजे की तरह खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी किया दैट वाज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कैसा होता है, जैसे दीवार में आप कील मार के छोड़ दें और फिर उसे निकाल दें तो वो जो हिलने का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, पाइवोट जॉइंट। और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे खोपड़ी और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो स्कल और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जॉइंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पाइवोट जॉइंट। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो मांसपेशियां हैं या फिर जो हड्डी हैं वो क्या करते हैं, ग्लाइड करते रहते हैं। ऐसा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता था कार्पल के अंदर यानी कलाई के अंदर, और दूसरा हम लोगों को देखने को मिला अपने पंजे के पास। ठीक है, तो पंजे के ऊपर भी जो मेटाकार्पल है जहाँ पे हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती रहती हैं। इन्हीं को यदि आप जोर से दबाएंगे ना तो बहुत तेज़ दर्द होता है, जैसे छोटे बच्चे का पकड़ के आप दबा दिए हाथ को तो वो चिल्लाने लगता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर हड्डियाँ कहीं ग्लाइड कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता था, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझा जो संबंधित होते हैं मसल्स से, जिसमें सबसे पहले है कि हमारी टोटल ह्यूमन मसल्स में बोन, हमारे जो टोटल मसल्स हैं वो कितनी है, 639 है। उसके बाद हमने देखा कि लिक्विड कौन सा भरा होता है मसल्स के अंदर, दैट इज सर्कोप्लाज्म। प्रोटीन कौन सा है, तो प्रोटीन इज मायोसिन। फटीग क्यों हो जाती हैं, यानी कि हमारी जो मांसपेशियां वो थकावट महसूस क्यों करती हैं, तो वो हो जाता है लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। हमारे शरीर में यदि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि सबसे छोटी जो मसल है वो है स्टेपिडस, सबसे बड़ी मसल है दैट इज सार्टोरस, और सबसे जो माफ कीजिएगा सबसे लंबी जो मसल है वो है सार्टोरस, और सबसे जो बड़ी मसल है दैट इज ग्लूटिमस मैक्सिमस। फिर हम लोगों ने वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री मसल्स के बारे में समझा। ओके, तो ये था कुछ मसल से संबंधित फैक्ट और इम्पॉर्टेंट जॉइंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।